नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का बैच, जिसके अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर मैथ के कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, यूजीसी नेट, एनडीए आदि में आए हुए क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रति आपकी अप्रोच बनाई जाएगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड से। पेपर सेकंड आपको पता होगा भाई, बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड क्या है? अवकल समीकरण। क्या है भाई? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो सबसे पहले पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप हेडिंग डाल लेंगे ऊपर, और यूनिट नंबर कौन सी है? फर्स्ट यूनिट है। आपको पता है कि बीएससी में प्रत्येक पेपर में कितनी यूनिट होती हैं भाई? 5 यूनिट होती हैं। तो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये पहला ही चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अवकल समीकरण की डेफिनेशन की। अवकल समीकरण होता क्या है भाई? समीकरण के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th में, 12th में इनमें पढ़ चुके हैं आपकी समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है भाई? चर और अचरों के मध्य संबंध। समीकरण क्या होता है? चर और अचरों के मध्य संबंध होता है। जैसे y = x + 5, y = x + 5, तो ये क्या है? एक समीकरण है। इसमें x का मान रखने पर किसकी वैल्यू प्राप्त होती है? हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। x का मान हम रखते हैं और y की वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए हम x को क्या बोलते हैं भाई? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोलते हैं? आश्रित चर। y को आश्रित चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x का मान रखने पर y का मान प्राप्त होता है। x का मान रखने पर y का मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम y को क्या बोल रहे हैं? आश्रित चर बोल रहे हैं। आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर या फिर आश्रित चर, ये बात क्लियर है बिल्कुल। x का मान रख रहे हैं और y का मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए x क्या है यहाँ पे? स्वतंत्र चर है और y क्या है? आश्रित चर है। अब हम देखेंगे अवकल समीकरण की डेफिनेशन कि अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है। वह समीकरण जो स्वतंत्र चर, वह समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध दर्शाती है, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध दर्शाती है, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है ना। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि आश्रित चर के अवकल गुणांक क्या हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इन सभी के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा शब्दों को आगे बढ़ा दिया गया है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, भाई डेरिवेटिव के बारे में तो आप जानते हैं ना। डेरिवेटिव, अवकलज, जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx से व्यक्त करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। या तो इसको अवकलज बोल दो, अवकलज बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं अवकल गुणांक। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए, अवकल गुणांक और अवकलज क्या होता है? dy/dx या फिर d2/dx स्क्वायर या फिर d3/dx3, इस टाइप से। ठीक है ना। तो अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो, ये एग्जांपल है dy/dx = x + y-1/x + y+1। इसमें देखो x क्या है? स्वतंत्र चर है, y क्या है? परतंत्र चर है, और dy/dx क्या है? परतंत्र चर। y परतंत्र चर का अवकल गुणांक। तो तीनों है इसमें, स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है और परतंत्र चर का अवकल गुणांक।
परतंत्र चर का अवकल गुणांक भी मौजूद है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, अवकल समीकरण बोल रहे हैं। इसी प्रकार ये सभी क्या है, अवकल समीकरण के एग्जाम्पल हैं। ये डिफरेंट अवकल समीकरण के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब पुनः अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन उठता है। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। साधारण अवकल समीकरण जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन देखते हैं कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है। जब अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हों। किसके सापेक्ष, केवल एक ही स्वतंत्र चर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हों तो उस समीकरण को साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जब अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही आश्रित चर, वो केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हों तो फिर उस अवकल समीकरण को क्या बोलते हैं, साधारण अवकल समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से देखो, क्लियर स्पष्ट हो जाएगा एग्जांपल से। d3y/dx³ माइनस के 2 d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस के 2y इक्वल टू e⁻x, ये कोई क्या है, अवकल समीकरण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस अवकल समीकरण में केवल एक ही स्वतंत्र चर है x, यहाँ भी x, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, ठीक है ना। तो केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक मौजूद हैं। अवकल गुणांकों से तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अवकल गुणांक क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अवकल गुणांक ये होते हैं dy/dx या फिर d2y/dx² या d3y/dx³ ... ये सभी क्या है, अवकल गुणांक है। क्या है ये, अवकल गुणांक है। तो यहाँ स्पष्ट है, ये सभी के सभी अवकल गुणांक केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष हैं, x के सापेक्ष, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाएगी, साधारण अवकल समीकरण कहलाएगी। अब देखते हैं हम आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, जब अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक तथा अवकल गुणांक इनमें से किसी भी चर के सापेक्ष हों। किसी भी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक विद्यमान हो सकते हैं, तो इस प्रकार की समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, x ∂z/∂x प्लस y ∂z/∂y बराबर nz। तो इसमें कितने स्वतंत्र चर हैं, आपको दिख रहे हैं, इसमें दो स्वतंत्र चर हैं x और y, और परतंत्र चर कितने हैं इसमें, केवल एक है परतंत्र चर z, ठीक है ना। तो यहाँ दो स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल गुणांक मौजूद हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, आंशिक अवकल समीकरण। तो क्लियर है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में क्या अंतर है। साधारण अवकल समीकरण में केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक मौजूद होते हैं, और आंशिक अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर तथा इनमें से किसी भी एक के सापेक्ष या फिर दोनों के सापेक्ष अवकल गुणांक मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब इसको लिखें एक बार। अवकल समीकरण बहुत आसान है, और इसमें से फर्स्ट, हाँ तो अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण की कोटि। तो इसकी परिभाषा देखो, सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि इसकी डेफिनेशन है भाई, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, ये ध्यान रखना है आपको, उच्चतम अवकलज, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान
उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है ना, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे ये है d2/dx² बराबर 1 + dy/dx का होल क्यूब। तो पहले तो इसमें ये बताओ उच्चतम अवकलज dy/dx है या फिर d2/dx² है। स्पष्ट है ये बात तो कि उच्चतम अवकलज d2/dx² है। क्यों? क्योंकि इसमें y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार, और यहाँ पे y का x के सापेक्ष केवल 1 बार अवकलन हो रहा है। इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d2/dx², और जिसकी कोटि कितनी दिख रही है यहाँ पे? 2। अतः कोटि क्या हो जाएगी इसकी? अतः कोटि बराबर 2। और एग्जाम्पल सेकंड, d3/dx³ + 2x d2/dx² + sin x = y। तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है? इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d3/dx³, क्योंकि इसमें y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन हो रहा है? 3 बार अवकलन हो रहा है ना। तो अतः कोटि क्या होगी फिर? अतः कोटि बराबर 3। अब इसमें एक नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, यदि अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन fx dy या इंटीग्रेशन fy dx, इंटीग्रेशन fx dy या इंटीग्रेशन fy dx प्रकार के पद विद्यमान हों तो कोटि ज्ञात करते समय अवकलन करके इस प्रकार के पदों को हटा दिया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। यदि अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन fx dy या फिर इंटीग्रेशन fy dx प्रकार के पद विद्यमान हों तो कोटि ज्ञात करते समय इस प्रकार के पदों को अवकलन करके हटा दिया जाता है। अवकलन ही क्यों करते हैं? क्योंकि समाकलन का अपोजिट क्या होता है? अवकलन। अवकलन ऑपरेटर के द्वारा समाकलन ऑपरेटर को हटाया जा सकता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समाकलन dy के सापेक्ष हो रहा है तो अवकलन y के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन ऑपरेटर हटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, जैसे d2/dx² प्लस इंटीग्रेशन fy dx बराबर x²। ये अवकल समीकरण दे दिया।
और आपसे वो कोटि याद करवा रहा है। क्या याद करवा रहा है? कोटि। तो ऐसे नहीं कहीं पे देखते ही अवकल समीकरण को और कोटि कर दें 2, तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भाई इसमें क्या है, इंटीग्रेशन एफ आई डी एक्स विद्यमान है, तो सबसे पहले इसको हटाओ। वो किसके द्वारा हटाएंगे? अवकलन के द्वारा। और अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे भाई? एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? d3/dx³ प्लस इंटीग्रेशन ऑपरेटर हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? fy = x² का अवकलन करेंगे तो कितना? 2x। भाई यहाँ पे d2y/dx² था, एक बार अवकलन किया तो क्या बन जाएगा फिर ये? d3y/dx³ बन जाएगा। तो अब देखो इस अवकल समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d3y/dx³। अतः अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी? 3। तो अतः कोटि = 3 लिखें यहाँ तक। अब देखो भाई नोट सेकंड, नोट सेकंड, इसमें लिखेंगे यदि अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन f(x) dx या इंटीग्रेशन f(y) dy प्रकार के पद विद्यमान हों तो कोटि ज्ञात करते समय अवकलन नहीं किया जाता। अवकलन नहीं किया जाता क्योंकि ये पद पहले से ही समाकलनीय हैं। क्योंकि ये पद पहले से ही समाकलनीय हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई इससे पहले जो पद दिए थे हमारे लिए कौन से? इंटीग्रेशन f(x) dy और इंटीग्रेशन f(y) dx, क्या ये पद समाकलनीय नहीं थे? ये पद भी समाकलनीय थे, लेकिन इनमें f(x) का मान भाई यहाँ पे y के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो f(x) का मान किसके रूप में होना चाहिए? y के रूप में होना चाहिए, तभी तो समाकलन हो पाएगा। यदि f(x) का मान इस प्रकार से होता f(x) = y², तो हम आसानी से यही समाकलन कर देते। इसका कितना हो जाता? y³ + c। इस प्रकार से होता तो आसानी से इंटीग्रेशन कर देते। और या यहाँ पे जैसे fy बराबर दे दिया उसने, fy बराबर cos x दे दिया, तो इंटीग्रेशन cos x dx कितना हो जाता? sin x + c। आसानी से समाकलन कर सकते थे। लेकिन जब अवकल समीकरण देगा तो f(x) और f(y) के मान, f(x) का मान y के रूप में नहीं देता है और ना ही f(y) का मान x के रूप में देता है, तो इसलिए हम वहाँ पे समाकलन नहीं कर पाते हैं।
अतः हमें समाकलन के चिन्ह को हटाना पड़ता है, किसके द्वारा? अवकलन के द्वारा, क्योंकि समाकलन चिन्ह का अपोजिट ऑपरेटर क्या होता है? अवकलन। अब यहाँ की बात करें तो भाई x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ y का y के सापेक्ष हो जाएगा, क्योंकि ये जो फलन है वो किसका फलन है? y का फलन है। तो एक इस प्रकार से होगा जैसे cos y है, या फिर एक इस प्रकार से जैसे x स्क्वायर है या sin x है, तो इसका तो आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे अवकलन करने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं इसको, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन sin x dx बराबर x स्क्वायर। अब इसकी कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कोटि पूछ रहा है। तो सीधे सीधे बता देंगे भाई इसकी कोटि क्या होगी? 2 होगी। इसमें अवकलन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये समाकलनीय है। इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के cos x sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे लगा दो प्लस c, चाहे यहाँ पे लगा दो, ये तो कांस्टेंट वो समाकलन फैक्टर है, इसको तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अब देखो इस प्रकार से जो अवकल समीकरण प्राप्त हुई है उसकी कोटि कितनी है? 2 है। अतः कोटि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो कोटि कितनी हो गई? 2। यहाँ तक लिखें। अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात की, कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है। अवकल समीकरण की घात अवकल समीकरण की घात डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात, इसमें लिखेंगे किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। घात कहलाती है, जबकि अवकल समीकरण परिमेय तथा पूर्ण बीजीय हो। जबकि अवकल समीकरण परिमेय तथा पूर्ण बीजीय हो, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल्स। फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल मतलब ऐसे कह सकते हैं करणीय चिन्हों ऐसे कह सकते हैं करणीय चिन्हों तथा भिन्नात्मक घातों से मुक्त। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पे कर्णी चिन्ह क्या होते हैं? कर्णी चिन्ह का मतलब है अंडर रूट, अंडर रूट नहीं होता इस प्रकार से, या फिर क्यूब रूट, अंडर रूट हो, क्यूब रूट हो या 4 रूट हो, इस प्रकार के कर्णी चिन्हों से मुक्त होना चाहिए अवकल समीकरण। सेकंड भिन्नात्मक घात, भिन्नात्मक घात ऐसे आ सकती है 3/2 आ गई, 5/4 आ गई, 8/7, तो इस प्रकार की घातों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार की घातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोबारा एक बार पुनः डेफिनेशन को देख रहे हैं। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवकल समीकरण की घात कहलाती है, जबकि अवकल समीकरण परिमेय तथा पूर्ण बीजीय हो। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखो ऐसे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का होल 3/2 बराबर d2y/dx²। ये कोई अवकल समीकरण दे दिया आपको, ठीक है ना, और इसकी घात ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? घात बराबर क्वेश्चन और कोटि बराबर क्वेश्चन, कोटि और घात दोनों पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम दी गई अवकल समीकरण को परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाएंगे। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल पावर दिख रही है, यहाँ पर क्या दिख रही है? फ्रैक्शनल पावर दिख रही है। तो इसको फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग कर दें, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब बराबर d2y/dx² का होल स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। अब इसमें देखो भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? यहाँ पे तो एक बार अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष y का, और यहाँ y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन हो रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d2y/dx²। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d2y/dx²। और इसकी घात कितनी है? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी है? 2। इसलिए अवकल समीकरण की घात क्या होगी? 2 होगी। तो घात कितनी हो जाएगी? 2। और कोटि को देखें तो कोटि भी क्या है इसकी? 2 है। वो मैंने पहले बता दिया आपको कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिखो इसको। ठीक है भाई, इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। घात में भी 1-2 नोट लिखाऊंगा मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट हैं, उनके बिना आप घात निकाल ही नहीं सकते। अब आप ऐसे सोच रहे हैं ये घात कंप्लीट हो गई, घात यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें पता भी नहीं चलेगा आपको कि घात इसकी कितनी है। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट लिखाऊंगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हमारा ये सिलेबस चलता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ठीक है।